हेलो एंड गुड इवनिंग लर्नर्स। तो आज की क्लास जो है हमारी ये इग्नो एमएससी सीएफटी सेशन सीरीज़ है, उसकी पहली क्लास है और ये सब्जेक्ट है चाइल्ड एंड एडोलसेंट काउंसलिंग, जिसका कोड है MCFTE002 और ये हम यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें फैमिली, स्कूल्स एंड पीयर ग्रुप का क्या इफ़ेक्ट आता है चाइल्ड एंड एडोलसेंट पे, बेसिकली हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो लेट्स बिगिन। कंटेंट जो है वो मैंने पूरा बुक का ही रखा है। अगर आपको चाहिए कि मैं स्पेशली इसकी PDFs बनाऊं तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले जो है आपने प्रीवियस अपने बुक्स में और प्रीवियस सेमेस्टर में ये पढ़ा होगा, एक इकोलॉजिकल थ्योरी है जो यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने दी है, जिसमें वो बात करती हैं इकोलॉजिकल सिस्टम्स की, यानी जो हमारे आसपास हमारे माइक्रो सिस्टम्स होते हैं, मीज़ो सिस्टम्स होते हैं, उनका क्या इफ़ेक्ट आता है एक बढ़ते हुए बच्चे पे। तो सबसे पहले है उसमें माइक्रो सिस्टम होता है। माइक्रो सिस्टम में आते हैं हमारे जो करीबी लोग होते हैं बच्चे के, जैसे कि उसकी फैमिली, उसके टीचर, उसके आसपास के दोस्त। उसके बाद सेकंड लेवल आता है मीज़ो सिस्टम। मीज़ो सिस्टम वो होता है जिसमें दो माइक्रो सिस्टम आपस में इंटरैक्ट करते हैं, यानी कि फैमिली और बच्चे के दोस्त आपस में उनका इंटरैक्शन हो, या फिर फैमिली और टीचर्स के बीच का इंटरैक्शन, तो वो कंसिस्ट करता है हमारा मीज़ो सिस्टम। जो थर्ड लेवल है उसमें आता है एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम, ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है एक्सो, यानी कि इसमें जो डेवलपिंग चाइल्ड है उसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो इनडायरेक्टली बच्चे पे इफ़ेक्ट डालता है। तो एक्सो सिस्टम में कैसी चीज़ें आएंगी, जैसे कि पेरेंट्स का जो है वो वर्क प्लेस कैसा है ना। पेरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, उनका जो वर्क प्लेस है वो बहुत ज़्यादा हार्श है। ऐसे डायरेक्टली वो बच्चे पे तो कोई इफ़ेक्ट नहीं डाल रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली वो इफ़ेक्ट डालता है। तो वो सारी चीज़ें कंस्टिट्यूट की जाती है एक्सो सिस्टम में। एंड लास्टली आता है फोर्थ लेवल हमारा क्रोनो सिस्टम। ये बाद में ऐड किया गया था, बट ये भी एक पार्ट है इसका। क्रोनो सिस्टम में हम स्टडी करते हैं कि अलग अलग टाइम ड्यूरेशंस में जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो उस टाइम ड्यूरेशन से बच्चे के ऊपर क्या चेंजेस आते हैं। तो ये हमारी इकोलॉजिकल थ्योरी थी। अब हम एक एक करके देखते हैं कि फैमिली, फ्रेंड्स और जो स्कूल है उनका क्या इफ़ेक्ट आता है ग्रोइंग चाइल्ड पे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फैमिली से। तो फैमिली जो है अलग अलग लोगों के लिए सबकी अलग अलग डेफिनेशंस हो सकती हैं फैमिली की। जैसे किसी की बायोलॉजिकल फैमिली होती है, जो अडॉप्टेड बच्चे होते हैं उनके लिए फैमिली उनकी अडॉप्टिव फैमिली होगी। कुछ बच्चे जो हैं वो ऑर्फनेज में या फॉस्टर होम्स में ग्रो करते हैं, तो उनके लिए उनकी फैमिली फॉस्टर फैमिली है। इसी तरीके से बहुत से बच्चे होंगे जो सिंगल पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो इसी तरीके से फैमिली की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होगी। तो अब फैमिली के वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे पे या एडोलसेंट पे इम्पैक्ट करते हैं। सबसे पहला है इमोशनल टोन ऑफ द फैमिली, यानी कि आपस में कैसे रिलेशनशिप हैं हर मेंबर की एक दूसरे से वो लोग किस तरीके से बात करते हैं, जो वो अंदर फील कर रहे हैं वो उस चीज़ को शेयर करते हैं या नहीं, ये होती है उसकी इमोशनल टोन। उसके बाद सेकंड चीज़ होती है फैमिली इंटरेक्शन, यानी कि फैमिली आपस में बात किस तरीके से कर रही है। और बात करने में यहाँ पे सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन नहीं आएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी। गुस्सा दिखाया जा रहा है या फ्रिज खोल के एकदम धम से उसको मार देते हैं, किस तरीके के नॉन वर्बल साइंस दे रहे हैं, उन चीज़ों का भी बच्चे पे बहुत इफ़ेक्ट आता है, क्योंकि वो ये सब चीज़ें देख रहा है और सीख रहा है। उसके बाद है रिस्पॉन्सिवनेस। आपस में सारे फैमिली मेम्बर्स क्या एक दूसरे की नीड को रिस्पॉन्ड करते हैं या नहीं। आपस में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की नीड को अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि नहीं। बच्चा अगर कुछ डिमांड कर रहा है तो उसको लेके क्या रिस्पॉन्स होता है फैमिली का, वो किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं, ये सब चीज़ें भी होती हैं। उसके बाद है एक्सपेक्टेशंस, यानी कि शुरुआती दिनों से ही पेरेंट्स बच्चे के ऊपर किस तरीके की एक्सपेक्टेशंस डालते हैं, किस हद तक की एक्सपेक्टेशंस डाल रहे हैं, ठीक है। और बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जैसे बच्चा 3 या 4 साल का हुआ तभी चाहते हैं कि हाँ क्लास में टॉप करना शुरू कर दे और सबसे ऊपर हो। तो ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट डालती है बच्चे पे बहुत।
उसके बाद है डिसिप्लिनिंग एंड चाइल्ड रियरिंग, यानी कि डिसिप्लिन करने की जो एक्टिविटीज़ होती है, जो डिसिप्लिन करने का तरीका होता है वो हर फैमिली का अलग अलग होता है। मेरी फैमिली मुझे स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में रखना चाहती है, ठीक है, वो स्ट्रिक्ट मेथड यूज़ करती है डिसिप्लिन की, लेकिन हो सकता है आपकी फैमिली थोड़ी लीनियंट हो, वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो। तो इसी तरीके से किस तरह से डिसिप्लिन रखा जा रहा है, बच्चे में बनाया जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है, वो भी इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद फैमिली डायनेमिक्स, फैमिली डायनेमिक्स में सारी चीज़ें आती हैं कि आप किस जगह पे रह रहे हो, ठीक है, आपका कल्चर क्या है, फैमिली के थॉट्स क्या हैं, फैमिली क्या किन्हीं स्टीरियोटाइप्स में मानती है, और बच्चे का बर्थ ऑर्डर क्या है, आप पहले बच्चे हो घर के, दूसरे बच्चे हो, आपका जेंडर क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें सब कुछ फैमिली से रिलेटेड आएगा फैमिली डायनेमिक्स में। उसके बाद पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो आपके मम्मी पापा हैं वो खुद उनका उनके पेरेंट्स से, यानी कि आपके नाना नानी और दादा दादी से आपके मम्मी पापा का कैसा रिश्ता था, उनकी अटैचमेंट्स कैसी हैं, वो किस तरीके से उनसे बात करते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, जैसे कि अगर ऐसा हो कि आपके जो मम्मी पापा हैं वो दादी दादा की ज़्यादा रिस्पेक्ट ना करते हों और बच्चे ने वही चीज़ देखी है बचपन से, तो इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ सकता है बच्चे के ऊपर, और वो भी थोड़ा ऐसे देखा कि क्या हो गया, आप भी तो अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो मैं भी नहीं करूँगा, ठीक है। उसके बाद है मैरिटल बैलेंस एंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, यानी कि हस्बैंड वाइफ के आपस में रिश्ते कैसे हैं, वो एक दूसरे से ढंग से बात करते हैं या बच्चे के सामने हर वक्त सिर्फ लड़ते झगड़ते रहते हैं, ठीक है, कि किसी को कोई मतलब नहीं है, वो अपने मन के अंदर क्या चल रहा है किसी से बातें शेयर नहीं कर रहे हैं। तो ये सब बच्चा देखता है और सीखता है। उसके बाद डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ सिबलिंग्स, यानी कि जो आपस में भाई बहन हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, एक से ज़्यादा बच्चे हैं, तो उनमें क्या कोई डिफरेंट ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है। आप एक बच्चे को तो बहुत प्यार से रख रहे हो, दूसरे बच्चे से इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस करते हो, उनसे उम्मीद करते हो कि बच्चा एकदम ही परफेक्ट हो, कोई कमी ना हो उसके अंदर। तो ये सब बच्चे की सेल्फ एस्टीम को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्पैक्ट करता है, और इस पे सिर्फ आज ही फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बड़ा होके जो रिलेशनशिप्स देखेगा, अपनी दोस्तियाँ करेगा, इन सब चीज़ों पे भी इसका इफ़ेक्ट आता है। और लास्टली फैमिली से रिलेटेड है पेरेंटल डेथ, डाइवोर्स और सेपरेशन, यानी कि किसी माता पिता की डेथ हो गई हो या वो आपस में अब साथ में नहीं रहना चाहते, अलग अलग रहना चाहते हो, तो इन सब चीज़ों का भी बच्चे पे असर आता है। उसके बाद ओके, इन्फ्लुएंसेस ऑफ पेरेंटल वर्क स्टेटस एंड वर्क प्लेस, ये जैसे कि अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था एग्जो सिस्टम। तो अगर कोई ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे मम्मी पापा बहुत बिजी रहते हैं, ठीक है, अपने ऑफिस में, उनके पास बच्चों के लिए टाइम है ही नहीं, घर आने के बाद भी उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, वो सिर्फ अपने ऑफिस का काम ही करते रहते हैं बैठ के लैपटॉप पे, तो ऐसे इन्वायरमेंट में बच्चा भी धीरे धीरे अकेले रहना सीख जाएगा। फिर जब आप कभी उसको फोर्स भी करोगे कि आओ बेटा साथ में बैठ के बात करते हैं, देखते हैं सैटरडे संडे को, तब भी वो कहेगा कि नहीं आप जाओ यहाँ से, मुझे अकेले रहना है, मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है। उसके बाद स्किल लर्निंग, जैसे कि इसमें यहाँ पे है कि आपका क्या देखना है बच्चे की एजुकेशन को लेके, आपके क्या थॉट्स हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें भी इसमें आती हैं। और लास्टली है फैमिली एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट। तो ये तो जाहिर सी बात है, हम सबके अंदर भी ये नीड होती है, हम भी चाहते हैं कि हमारी फैमिली हमें पूरी तरह से एक्सेप्ट करे, कोई जजमेंट ना हो, फैमिली हमारी रिस्पेक्ट करे, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद जो हमारे चैप्टर का सेकंड पार्ट है उसमें ये है कि स्कूल और जो आपके पेयर ग्रुप हैं, ठीक है, उनका क्या इफ़ेक्ट आता है बच्चे के ऊपर। तो सबसे पहले स्कूल से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है कि पेरेंट एंड फैमिलीज़ एटीट्यूड टुवर्ड्स स्कूल एंड एजुकेशन, तो आपके परिवार का क्या नज़रिया है आपके स्कूल और एजुकेशन को लेके, ठीक है। इसको आप इस तरीके से लगा सकते हो कि जब आप 11th-12th में आए थे तो आपके पेरेंट्स ने आपकी स्ट्रीम को किस तरीके से देखा था। जैसे ज़्यादातर होता है ना कि साइंस वाली स्ट्रीम को तो बहुत अच्छे से देखते हैं कि हाँ भाई कल को जाके बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, बट जो बच्चे कॉमर्स या आर्ट्स लेते हैं तो उनको इतना अप्रिशिएट या सपोर्ट नहीं करती काफ़ी फैमिलीज़ या सोसाइटी। तो ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। या फिर स्कूल को अगर है सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं,
ठीक है। तो ये सब चीज़ें फिर बच्चे को भी लगेगा हाँ मेरा तो स्कूल ही बेकार है, उसके सेल्फ इस्टीम पे, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। उसके बाद सेकंड है टीचर्स एक्सपेक्टेशंस एंड एटीट्यूड। आपका टीचर आपकी तरफ किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। क्या ऐसा है कि टीचर आप पे ध्यान ही नहीं देता है, बाकी बच्चों में तो लगा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत गलत है। कितनी भी मुश्किल हो, कोई बच्चा कितना भी डिफ़िकल्ट हो, ठीक है, नहीं समझ पा रहा है, 10 बार समझाओ, 50 बार समझाओ, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हर बच्चे को ये चीज़ महसूस कराई जाए कि हाँ वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो अच्छा पढ़ता हो, बुरा पढ़ता हो, कैसे भी पढ़ता हो। ठीक है। उसके बाद है स्कूल साइज़, क्लासरूम्स एंड एज ग्रुपिंग्स। तो ज़्यादातर तो वैसे जो क्लास में बच्चे होते हैं वो 1-2 साल का ही उनमें डिफरेंस दिखता है एज के अकॉर्डिंग। जो क्रोनोलॉजिकल एज होती है ज़्यादातर सबकी सिमिलर ही होती है। ठीक है, इसके पीछे भी यही रीज़न है कि मेंटल डेवलपमेंट उसी तरीके से होती जाती है, तो कोशिश की जाती है कि सेम एज के बच्चे एक साथ हों। उसके बाद क्लासरूम के साइज़, आइडियली तो कम बच्चे होने चाहिए क्लास में ताकि टीचर हर बच्चे पे इक्वली ध्यान दे पाए, बट इंडिया में ऐसा देखा नहीं जाता है। ज़्यादातर 30 से 40 बच्चे तो होते ही हैं हर क्लास में, तो आइडियल सिनेरियो में ऐसा ही होना चाहिए कि कम से कम बच्चे हों, सब पे इक्वली ध्यान दिया जाए। उसके बाद डिसिप्लिनिंग, सिमिलरली जैसे पेरेंट चाइल्ड में है कि किस तरीके डिसिप्लिन टेक्निक्स यूज़ कर रही हैं की जाती हैं, उसी तरीके से स्कूल का भी है कि किस तरीके से बच्चे को पनिशमेंट दी जा रही है। पनिशमेंट ऐसे नहीं कि भाई स्केल निकाला और एकदम पिटाई हो रही है बच्चे की बुरी तरह, या सबके सामने मुर्गा बना दिया। ये सब चीज़ें बच्चे के अंदर डिसिप्लिन नहीं बल्कि टीचर्स के लिए हेटरेड, नफरत डेवलप कर देते हैं कि ये तो हमारी बेइज्जती कर दी। क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत अलग है, बहुत सेंसिटिव होते हैं वो। ठीक है। उसके बाद बच्चों को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दी जानी चाहिए। जब दिख रहा है कि बच्चा कोई चीज़ अच्छा कर रहा है तो उसको और बढ़ावा दो, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आए, उसको लगे कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया है, मैं इस चीज़ में अच्छा कर रहा हूँ। उसके बाद अचीवमेंट मोटिवेशन, यही चीज़ रीइंफोर्समेंट देना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को लगना चाहिए कि हाँ वो स्टडीज़ और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा करना चाहता है, उसको फ़ायदा दिखना चाहिए। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं अगर, तो उनमें इतनी समझ नहीं होती है कि इंटरनल चीज़, अपने इंटरनल मोटिवेशन ढूंढे, है ना। तो उनको एक्सटर्नल मोटिवेशन साथ साथ देते रहना बहुत ज़रूरी है। उनको दिखना चाहिए कि हाँ भाई मुझे बेनिफिट हो रहा है, मुझे लोग देख रहे हैं, मुझे सोशल रिकॉग्निशन मिल रहा है, मेरा तो नाम हो रहा है, तो जाएगा वो फिर उस चीज़ को और आगे परस्यू करने में। उसके बाद कल्चरल इन्फ्लुएंस, कल्चर का भी बहुत इफ़ेक्ट आता है स्टडी पे। कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं जो प्रमोट करते हैं कि हाँ बहुत आगे तक स्टडी करे बच्चा, हायर एजुकेशन, पीएचडी लेवल। कुछ में इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती है। ठीक है, बस अगर ये दिखे कि हाँ 12वीं पास है बच्चा तो इतने में ही सफिशेंट होता है, तो इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ता है। उसके बाद पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इन स्टडीज़, पेरेंट्स का कितना इन्वॉल्वमेंट है स्टडीज़ में। अगर पेरेंट्स को कोई मतलब ही नहीं है टीचर क्या कह रहा है, बच्चों की डायरी में क्या लिखा हुआ है, बच्चा अपना होमवर्क करता है या नहीं, तो बच्चा भी फिर केयरलेस हो जाता है। बट आइडियल सिनेरियो में अगर पेरेंट्स साथ में बैठ रहा है, ठीक है, भले कुछ ना करे, साथ में पास बैठ जाए या पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाए, तो बच्चे को अच्छा लगता है। वो फिर वो चीज़ और ज़्यादा करेगा जब उसको दिखेगा कि हाँ पेरेंट्स इस चीज़ में मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मेरे पेरेंट्स खुश हो रहे हैं, मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो बच्चा भी उस चीज़ को ज़्यादा करेगा। उसके बाद आते हैं स्पेशल चिल्ड्रन। स्पेशल चिल्ड्रन जिनको कोई डिसेबिलिटी होती है या कोई लर्निंग डिफ़िकल्टी होती है, या काफ़ी बच्चे गिफ्टेड भी होते हैं, ठीक है, तो उनको स्पेशल एजुकेशनल फैसिलिटीज़ में रखा जाता है ज़्यादातर। क्योंकि वरना ऐसे बच्चों को ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ता है, बुलिंग वगैरह होती है, तो उनको स्पेशल एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी बहुत ज़रूरी है। बट साथ ही साथ ज़रूरी भी है कि उनको एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में रखा जाए ताकि उसको ये ना लगे कि हाँ वो तो बाहर का है, एलिनेटेड ना फील हो कि हाँ भाई मैं तो नॉर्मल कैटेगरी में बिलोंग ही नहीं करता हूँ। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उनकी स्पेशल नीड्स का भी ध्यान रखा जाए, साथ ही साथ ऐसे तरीके ढूंढे जाए जिससे उनको जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ मिक्सअप करने का मौका दिया जाए। उसके बाद है ड्रॉप आउट्स। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी स्टडीज़ पूरी नहीं करते हैं, इसके भी अलग अलग रीज़न्स हो सकते हैं। फैमिली बैकग्राउंड में कोई प्रॉब्लम हो, बच्चे का खुद का इंटरेस्ट ना हो, ठीक है, या ज़रूरी हो कि बच्चा अर्न करे, तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद सेकेंड लैंग्वेज एजुकेशन,
इसमें है कि क्या कहते हैं, आजकल तो आपने देखा होगा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है हमारी, उसमें भी ये चीज़ है कि अपने मदर टंग में पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि हमारे इंडियंस की फ़र्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तो इस चीज़ से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। सेकंड लैंग्वेज यानी दो लैंग्वेज में अगर टीचिंग हो तो उससे बच्चे की साइकोलॉजिकल एबिलिटीज़ और जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती है लैंग्वेज लर्निंग से, उससे बहुत इफ़ेक्ट आता है, प्रमोट होती हैं वो। देन एजुकेशनल पॉलिसीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट और सबको इस अकॉर्डिंग रखनी चाहिए ताकि वो कल्चरल फ्रेंडली हों। जो एजुकेशन पॉलिसीज़ अमेरिका में चल रही हैं, जाहिर सी बात है वो इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई नहीं होंगी, और जो यहाँ पे फॉलो की जा रही है वो अमेरिकन स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई नहीं की जाएंगी। तो इस ध्यान में रखते हुए एजुकेशनल पॉलिसीज़ को देखना चाहिए। और वोकेशनल एजुकेशन एंड करियर, यानी कि आगे जाके बच्चा किस करियर में जाए, ठीक है, उसके इंटरेस्ट क्या हैं, उसके एप्टीट्यूड, उसकी एबिलिटी क्या है, पेरेंट का इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टीचर्स को कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा अपने स्किल्स की तरफ ध्यान दे, जो उसका इंटरेस्ट है, उसका पैशन है, उसको ढूंढने में और उसको प्रमोट करने में उसकी मदद की जानी चाहिए। उसके पास आगे जाके क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, हर में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या स्कोप है, हर चीज़ का उसको मौका देना चाहिए एक्सप्लोर करने का। उसके बाद जो हमारा लास्ट एरिया है इस चैप्टर का, उसमें आता है कि पेयर ग्रुप, यानी कि हमारे दोस्त बच्चों पे क्या इफ़ेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर नॉर्मली ये देखा गया है कि जो मिडिल चाइल्डहुड के बच्चे होते हैं, मिडिल चाइल्डहुड रेंज में होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो प्रेफर करते हैं अपने सेम सेक्स में फ्रेंडशिप, ठीक है। अगर लड़की होगी तो वो कोशिश करती है कि उसकी फ्रेंड्स लड़कियां ही हों, और अगर कोई लड़का हो तो वो कोशिश करता है कि उसकी अच्छी फ्रेंडशिप लड़कों से ही हो। धीरे धीरे जैसे बच्चे टीनेज में जाते हैं, एडोलसेंस में जाते हैं, तो वो अपने ऑपोजिट सेक्स के बच्चों से भी इन्वॉल्व होना शुरू करते हैं। उसके बाद पीयर किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं बढ़ते हुए बच्चों को, ठीक है। तो सबसे पहले है फ्रेंड्स एंड पीयर्स। इसमें वही है कि धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बढ़ रहा है वो एक डिफ्रेंशिएट कर पाता है फ्रेंड्स एंड पीयर्स के बीच। दोस्त हमारे अलग होते हैं और हमारे पेयर ग्रुप अलग होते हैं, ठीक है। हर वो इंसान जो आपके साथ उठता बैठता है वो आपका दोस्त नहीं है। धीरे धीरे ये चीज़ बच्चे भी समझ जाते हैं और उसी तरीके से अपना उनकी रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है बेस्ड ऑन ट्रस्ट। फ्रेंडशिप में वो ट्रस्ट डेवलप करते हैं, जैसे सामने वाला आपको आपके लिए रिएक्ट कर रहा है उसी तरीके से बच्चे भी रिएक्ट करना शुरू करते हैं। देन पीयर्स एज रीइंफोर्सर्स ऑफ डिज़ायर्ड बिहेवियर। बच्चा अपने आसपास से ही सीखता है, सबसे ज़्यादा वो अपने दोस्तों के साथ रह के सीखता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो एक्सेप्टेंस चाहता है। तो ईटिंग हैबिट्स, कैसे उसके बाकी के दोस्त, उसके ग्रुप क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, किस तरीके से चलते फिरते हैं, क्या उनकी पसंद नापसंद है, तो ये सब चीज़ें एक रीइंफोर्सर की तरह काम करती है एक बच्चे के लिए। उसके बाद पीयर एक्सेप्टेंस, वही पीयर एक्सेप्टेंस चाहता है, बच्चा चाहता है कि उसको एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है। तो बहुत बार इसी की वजह से बच्चा नेगेटिव चीज़ों में भी चला जाता है, जैसे उससे दिख रहा है कि पीयर एक्सेप्टेंस पाने के लिए उसको स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या बुलिंग बिहेवियर में जाना ज़रूरी है, वरना उसके दोस्त उसको कूल नहीं समझेंगे या अपने ग्रुप का पार्ट नहीं मानेंगे, तो नेगेटिव चीज़ों की तरफ भी बढ़ जाता है। उसके बाद पेरेंट्स एज पीयर प्रमोटर्स, तो ऐसा देखा जाता है कि शुरुआती एज में घर वाले खुद बच्चे को पुश करते हैं कि जाओ बेटा बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ खेलो, ठीक है। तो इससे भी बहुत इफेक्ट आता है कि आपके पेरेंट्स किस तरीके से देख रहे हैं इस चीज़ को। उसके बाद चेंज ऑफ लोकेलिटी एंड स्कूल्स, जैसे जैसे एरिया चेंज होता है, आपकी लोकेशन चेंज होती है, तो इस चीज़ से बच्चों पे ज़्यादातर काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट आता है, क्योंकि उन्हें अपने फ्रेंड्स को छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन बच्चे चाहते हैं कि वो अपनी फ्रेंडशिप्स को मेंटेन करें, ठीक है। वो चाहते हैं कि जो आपके पुराने दोस्त हैं, जिनसे फाइनली उनको जाके काफ़ी एफर्ट्स के बाद एक्सेप्टेंस मिली है, उनका बॉन्ड अच्छा बना है, वो उनके साथ रहना चाहते हैं। बट अगर चेंज करना पड़े उनको किसी भी रीज़न की वजह से अपना एरिया, अपना स्कूल, तो ये चीज़ बच्चों को इफ़ेक्ट करती है। उसके बाद है प्रेजुडाइज अगेंस्ट आउटसाइड ग्रुप। जैसे बच्चे देखते हैं कि उनके दोस्त अगर किसी और ग्रुप की तरफ, चाहे वो फिर किसी ऐसे ग्रुप का बच्चा हो जिनके पेरेंट्स इतने लोअर सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हों, और बच्चा देखे कि हाँ मेरे दोस्त उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, तो वो भी उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा,
ठीक है। देन उसके बाद अग्रेशन, बुलिंग एंड प्रो सोशल बिहेवियर, वही जो हमने पढ़ा था कि किस तरीके से बाकी के दोस्त एक बच्चे की अग्रेशन दिखा रहे हैं, क्या वो बुली कर रहे हैं, क्या प्रो सोशल बिहेवियर। प्रो सोशल बिहेवियर यानी सोशली डिज़ायरेबल बिहेवियर्स को कहा जाता है, जैसे कि मदद करना, अच्छे काम करना, ठीक है। तो आपस में दोस्त क्या कर रहे हैं वही चीज़ें बच्चा देख के सीखता है। देन पेरेंट्स वर्सेस पीयर्स, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चा ना अपने पीयर ग्रुप से ही सीखता है, अपने पेरेंट्स से नहीं सीख पाता है, कि इतना ओपनली नहीं कर पाता है वो। और लर्निंग भी जो है, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी मिलता है उसको दोस्तों के साथ साथ, प्लस उसको ये लगता है कि हाँ भाई मेरा दोस्त भी पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ लेता हूँ। ऐसी चीज़ों को पेरेंट्स कितना भी कहें बच्चा नहीं करेगा, लेकिन अगर वो देख रहे हैं उसके पीयर भी कर रहे हैं तो ज़रूर करता है। तो लर्निंग के लिए पीयर ग्रुप होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जेंडर एंड सेक्स टाइपिंग, तो जेंडर स्पेसिफिक रूल्स जो हमारी सोसाइटी में देखे गए हैं, ये सब भी बच्चा देखता है और अपने आसपास के दोस्तों से कि हाँ हमारे दोस्त हैं वो ऐसे कर रहे हैं, फिजिकल एग्रेशन दिखा रहे हैं, हम भी दिखाएंगे। और हमारे दोस्तों को लगता है कि हाँ लड़कियों को घर के बाहर नहीं जाना चाहिए, तो हम भी ऐसा ही सोचेंगे। तो ये सब चीज़ें बच्चे अपने आसपास से देखता है। लास्टली बस एक ओवरव्यू प्रेजेंट किया गया है कि इन्फ्लुएंसेस इन सेल्फ, यानी कि जो अब तक हमने पूरा पढ़ा कि हमारे पेरेंट्स, फैमिली, हमारे स्कूल टीचर्स, हमारे दोस्त, ये सब हमें यानी कि बढ़ते हुए बच्चों को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। बच्चे अब क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, वो कैसा लाइफस्टाइल रखेगा, इन सब चीज़ों का उस पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो एक्सेप्ट होना चाहता है, वो चाहता है एक बिलोंगिंग फील हो उसको। और ये इन सब चीज़ों से बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका सेल्फ एस्टीम इफ़ेक्ट होता है। और जो एक एडोलेसेंट, जो टीनेजर है, उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट इन्हीं सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि क्या मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, मेरे टीचर्स मुझे एक्सेप्ट करते हैं नहीं, उनकी नज़रों में मेरी कितनी वैल्यू है, क्या वो मुझे कम्पिटेंट मानते हैं नहीं, क्या वो मुझे नाकारा मानते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बच्चे को इफ़ेक्ट करती हैं और इन्हीं सब चीज़ों से बच्चे के अंदर अचीवमेंट, मोटिवेशन डेवलप होती है। अगर आप सपोज़ करो आपके अंदर खुद किसी दिन मोटिवेशन नहीं है, आप उठ के अपने काम पे नहीं जाना चाहते, आप कॉलेज नहीं जाना चाहते, तो आप नहीं करोगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि बच्चे के अंदर भी वो कंटिन्यूसली डेवलप रहे, अचीवमेंट, मोटिवेशन रहे, वो कुछ करना चाहे, तभी वो उठ के जाके करेगा। और इंटरनली मोटिवेशन नहीं होती है इतने बच्चों में, तो ज़रूरी है कि बाहर से इस चीज़ का ध्यान रखा जाए पेरेंट्स और टीचर्स द्वारा कि बच्चा मोटिवेटेड रहे। तो यही सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं बच्चे को। और ये जो बच्चे सीख रहे हैं धीरे धीरे जैसे वो टीनेजर्स बनते हैं, फिर अडल्ट्स बनेंगे, और यही सब चीज़ें जाके अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करते हैं। तो ओवरऑल इस चैप्टर में हमने यही देखा कि क्या इफ़ेक्ट आता है फैमिली, स्कूल और पीयर ग्रुप का एज अ सोशल सिस्टम एक बढ़ते हुए बच्चे पे। तो बस वही है इसकी समरी में। एंड थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।